नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा युवान करियर एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। तो ये उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो है जो कि जीडी का फॉर्म जिनने हाल ही में भरा है और जीडी में भी जो इंग्लिश वाला सेक्शन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जीडी में आपके पास दो ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश। तो मैं आपको इंग्लिश वाला सेक्शन आज बताने जा रहा हूँ और ये वीडियो आप एंड तक देखें, क्योंकि मैं इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, मतलब उन्हीं को पढ़ना है। अर्थात देखा जाए जो मैं टॉपिक बोलूंगा आपको वही टॉपिक पढ़ के जाना है जीडी में इंग्लिश में। आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि 20 मार्क्स की इंग्लिश आएगी और 20 मार्क्स का हिंदी आएगा। दोनों में से आपको चॉइस फिलिंग करनी है कि आपको इंग्लिश वाला सेक्शन करना है कि हिंदी वाला करना है, ठीक है ना। तो मैं आज इंग्लिश डिस्कस करने वाला हूं आपसे, एंड तक आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में कोई सा टॉपिक भी लेने वाला हूं और जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश जनरली हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला भाग हमारा होता है पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको हम ग्रामर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रामर। ग्रामर वाला पार्ट जिसमें आप एरर वाला पार्ट करते हैं, एरर करते हैं ना, एरर डिटेक्शन करते हैं, उस वाले पार्ट को हम ग्रामर बोलते हैं, ठीक है। ठीक, तो पहला ग्रामर वाला पार्ट जिसमें 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ना होता है, मगर आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़ना है। मैं बताऊंगा कितनी पार्ट ऑफ स्पीच आपको ओनली पढ़ना है, क्लियर। दूसरा पार्ट होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपकी रीडिंग एबिलिटी देखी जाती है कि आपको इंग्लिश कैसे पढ़ सकते हो और कैसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जनरली पैरा जंबल्स आते हैं, पैसेज आते हैं, ठीक है, क्लोज टेस्ट आते हैं, वोकेब आते हैं। वोकेब के अंदर आपके सिनोनिम्स आएंगे और एंटोनिम्स आएंगे और वन वर्ड आएंगे, और ये तीनों ही स्टार बना लीजिएगा, 3 स्टार। सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड आने ही हैं जीडी के एग्जाम में। आप मान के चलिए इन 3 चैप्टर में से कम 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे 20 में से। 20 में से 6 से 8 क्वेश्चन तो कैसे आ गए? सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड। और ये तीनों चीज मैं आपको क्लास में याद करवा दूंगा इस वीडियो में। जब भी हमारे टॉपिक आएंगे सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड के, मैं आपको आसानी से क्लास में ही याद करा दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, याद कराऊंगा, ठीक है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जीडी के एग्जाम में। अब दूसरा पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीडी के एग्जाम में, वो है इडियम्स और फ्रेज। इडियम्स में आई लगा देना यहाँ पे, इडियम्स और फ्रेज। इडियम्स फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं लोकोक्ति और मुहावरे, जो कि 2 क्वेश्चन मिनिमम आपके जीडी में वो पूछेगा। एक भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो हम 2 लेके चल रहे हैं, मैक्सिमम भी लेके चलो ना भाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंस, वॉइस, नरेशन, ये तीनों को मिलाकर आपके 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। टेन, वॉइस और नरेशन। नरेशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इन तीनों पार्ट ऑफ स्पीच से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है जीडी के एग्जाम में, ठीक है ना। पैसेज वो जनरली वो नहीं पूछेगा आपसे, पैरा जंबल्स पूछेगा, पीक्यूआरएस जिसको बोलते हैं आप, और बहुत ही इजी पीक्यूआरएस पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पीक्यूआरएस पूछने की संभावना आपकी जीडी में है, ठीक है। क्लोज टेस्ट आपको नहीं आएंगे, ठीक है। पैसेज आपको नहीं आएंगे, वो जनरली ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन में आपका वो वोकेब वाला पार्ट ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो इस पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, मगर फिर भी मैं आपको ये कैसे सॉल्व करना है, अगर आपके जीडी में क्लोज टेस्ट या पैसेज आएंगे, वो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच में आए, इधर से इतने ही पढ़ने हैं आपको, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, टेंस, वॉइस, नरेशन। टेंस, वॉइस, नरेशन में भी इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने, पूरा नहीं पढ़ना है। पूरा पढ़ने में तो 1 महीना लगता है, ठीक है। तो ये पूरा नहीं पढ़ना है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता दूंगा टेंस, वॉइस, नरेशन में, बस उतने ही पढ़ के आप चले जाना और आपके एग्जाम में आपको अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इधर पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसको हम ग्रामर वाला पार्ट बोलते हैं। ग्रामर वाले पार्ट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ब। वर्ब के अंदर आपको मॉडल वर्ब पढ़नी है। कौन सी वर्ब पढ़नी है? मॉडल वर्ब, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड। ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जीडी में। अगर एरर आएगी तो कभी कभार फिलर्स भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में वो मॉडल वर्ब पूछ सकता है आपसे, ठीक है। एडजेक्टिव के अंदर वो आर्टिकल आपसे पूछ सकता है, आर्टिकल्स, ए इन द, पढ़ा होगा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट
चैप्टर है आर्टिकल्स इंग्लिश का, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके जीडी के एग्जाम में भी आने की संभावना है। आर्टिकल के हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, मॉडल वर्ब के 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद हम एडवर्ब आपको पढ़ना नहीं, प्रीपोजिशन पढ़ना है। जैसे आपने पढ़ा हुआ इन, एट, ऑन, इनको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्रीपोजिशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी और पूरी संभावना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मगर हम लिमिटेड रूप से आपको पढ़ाएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे जितना कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूरी प्रिकॉशंस आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, कि पूरी पढ़ने में तो हमको कम से कम 2 हफ्ते 1 हफ्ते पूरा लग सकता है। तो हम आपको इसमें एकदम प्रीशियस डाटा देंगे, एकदम इंपॉर्टेंट डाटा देंगे, पॉइंट टू पॉइंट डाटा देंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से प्रिकॉशन वाला पार्ट भी कर सके। इंटरजेक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कंजंक्शन में मैं मान सकता हूं एक क्वेश्चन या तो फिर कंजंक्शन नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करी नाउन प्रोनाउन, तो नाउन प्रोनाउन अलग से वो पूछेगा नहीं। नाउन प्रोनाउन को कहां पूछेगा, एक चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वो नाउन प्रोनाउन की एरर पूछ सकता है। ठीक है, तो हम नाउन प्रोनाउन ना पढ़ के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लेंगे, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन और प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच का यूज होता है। तो हमें पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एसएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जहां से एरर आती ही है, तो यहां पर भी हम 1 से 2 क्वेश्चन जनरली लेके चलते हैं कि यहां से आने हैं। ठीक है ना। एडजेक्टिव में एक और टॉपिक है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्वेश्चन, डिटर्मिनर से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा डिटर्मिनर्स है क्या है, आपने पढ़ा होगा लिटिल फ्यू। लिटिल फ्यू पढ़ा है, लिटिल फ्यू, एनी, मेनी, इनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। तो इधर से भी 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो आपको बस इतना ही पढ़ के जाना है और बाकी इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ना। इतने टॉपिक आप पढ़ के चले जाओ, आपका एसएससी जीडी में जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन पेपर है, पोर्शन है, इसमें 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप आराम से 15 से ऊपर बात कर सकते हैं अगर इतने टॉपिक पढ़ के चले गए। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, एडजेक्टिव में आपको आर्टिकल और डिटर्मिनर्स ही पढ़ना है, बस पूरा एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है। वर्ब में ओनली मॉडल वर्ब पढ़नी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। ठीक है, प्रीपोजिशंस पढ़नी है, 4 टॉपिक हो गए, और एक कंजंक्शन। बस मैं मेन चीजें बता दूंगा कंजंक्शन में याद करने वाली, कोर रिलेटिव कंजंक्शन, जहां से जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, उतना ही पढ़ना है। नाउन प्रोनाउन अलग से नहीं पढ़ना है। इन दोनों का कॉमन टॉपिक है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एसएससी नहीं, बैंकिंग जाए और भी कोई एग्जाम जाए, वहां पर भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एरर पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, इस पे आपका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये 4 से 5 चैप्टर आपकी ग्रामर के रहते हैं, ओनली 4 से 5 चैप्टर आपको ग्रामर पढ़ने, पूरी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़नी है। उसके बाद पैसे मतलब कॉम्प्रिहेंशन वाले भाग में क्या पढ़ना है आपको, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और इडियम्स और फ्रेजेस, है ना। 4 टॉपिक ये होगा, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड और इडियम्स, फ्रेजेस, और टेंस, वॉइस, नरेशन। टेंस, वॉइस, नरेशन पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वही मैं आपके साथ डील करूंगा। तो आपके यहां पर भी 5, यहां पर भी 5 चैप्टर हो रहे हैं। हालांकि मैं इसको एक चैप्टर ले रहा हूं, सिनोनिम, एंटोनिम। सिनोनिम, एंटोनिम एक चैप्टर नहीं है, कि जब मैं सिनोनिम्स बताऊंगा तो उसका एंटोनिम्स भी बताऊंगा ही डेफिनेटली। ठीक है, तो आप इसको भले 5 ले लें या फिर तीनों को एक मान लें। मैं आपको बोल रहा हूं यहां भी 5 और यहां भी 5, टोटल 10 चैप्टर्स हैं। मगर हम इसे एक ही चैप्टर काउंट करें तो ये कितने हो गए, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज एक चैप्टर, और टेंस, वॉइस, नरेशन एक चैप्टर। 2 चैप्टर ही पढ़ने हैं आपको यहाँ पे। पैरा जंबल में तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि इतना पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा कि पैरा जंबल अगर आता है तो आपको सॉल्व कैसे करना है, कैसे वहां पे पैरा जंबल को आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1, 2 जैसा 3 चैप्टर यहाँ, 4 से 5 चैप्टर यहाँ, टोटल 8 चैप्टर आपको पढ़ना है, और आपके 20 नंबर पक जाएंगे और आप 20 नंबर अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान देना, जो जो मैंने मार्किंग करी है आप पेपर देख के आएंगे तो ये वीडियो मेरा आपके पास रहेगा ही। डेफिनेटली आप देखना जो अंकित सर ने बोला था वहां से क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए, और जो टॉपिक मैंने बोले यहाँ पर उससे भी देखना आपके वहां से क्वेश्चन आए कि नहीं आए हैं। डेफिनेटली आप इतना पढ़ के जाइए, भरोसा करिए, डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स लाएंगे इंग्लिश में।
ठीक है, चलिए तो अब हम एक छोटा सा टॉपिक भी देख लेते हैं। छोटा सा क्या, एक बहुत बड़ा टॉपिक है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उससे स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि वहां से जनरली क्वेश्चन बनते हैं और वो इंग्लिश का बेसिक चैप्टर बोल दो या फिर बहुत एडवांस चैप्टर बोल दो, दोनों ही बोलूंगा, क्योंकि उसमें आपका बेसिक भी अच्छा होता है और उसमें आप एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमारे जो चैप्टर का नाम है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दिख रहा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आप सब्जेक्ट के बारे में डील करते हो, वर्ब के बारे में डील करते हो, है ना, तो इन दोनों ही पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आप डील करते हो। इन दोनों के सहायता से आप इस चैप्टर में सेंटेंस मेकिंग करते हो, मतलब सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, उस चीज का अध्ययन हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करते हैं। नाम में लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करना मतलब होता है संधि करना, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, संधि करना। तो हम संधि करने जा रहे हैं किसके बीच, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच। और जब हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच सही संधि कर लेंगे ना, तो हमारा एक प्रॉपर और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आएगा। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है उनको सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस सही बनाना नहीं आता, उनको सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब लगाना नहीं आता है। तो स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे, इसके अंदर कुछ हम एडवांस रूल्स भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, पहले ये समझिए कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा सब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन। तो आप एक चीज ध्यान में रख लीजिए, आप इंग्लिश में कुछ भी बोलिए या लिखिए, जो भी सब्जेक्ट बन रहा है वो या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। मतलब इसका ये मतलब है सब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश में किसका है, या तो नाउन का है या तो प्रोनाउन का है, या तो नाउन का है या तो प्रोनाउन का है। ये दो ही चैप्टर इंग्लिश में क्या बनते हैं, सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, नाउन मैंने बोला था ना, नाउन प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करते, तो आपको नाउन प्रोनाउन अलग से पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन प्रोनाउन लाएंगे आपके लिए, है ना। तो ये दोनों या तो सब्जेक्ट बनेंगे या तो ऑब्जेक्ट बनेंगे। सेंटेंस में क्या होता है, देखिए सेंटेंस क्या होता है, पहले ये देखिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों से मिलकर बनता है सेंटेंस। क्या बनता है, सेंटेंस। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो सब्जेक्ट के लिए आपको काय की रिक्वायरमेंट होती है, तो सेंटेंस के लिए आपको काय की रिक्वायरमेंट होती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। इसमें से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है, नाउन और प्रोनाउन। मतलब इस स्थान में भी नाउन प्रोनाउन आता है और इस स्थान में भी नाउन प्रोनाउन आता है। इट मींस दैट आपको सही नाउन प्रोनाउन के साथ सही वर्ब का सिलेक्शन करना है, तब जाके आप एक सही सेंटेंस का निर्माण कर पाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो यहां पे आप। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। आ रही है मेरी बात समझ में। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करता है। इनके साथ हम सही वर्ब का सिलेक्शन करके एक सही सेंटेंस बनाते हैं। अब हमें यह मालूम करना है सर कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, है ना, और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पे आपको दिख रहे होंगे दो प्रकार के सब्जेक्ट, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, है ना। तो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, मगर सब्जेक्ट कहां है पहले ये तो दिखाइए। तो आपने पढ़ा होगा बचपन में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। हमारे इंग्लिश में जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट की संख्या होती है वो इतनी होती है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। तो देखिए प्रूफ भी हो गया है। ये सब क्या है, ऊपर जो लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं हम, जो ऊपर लिखा ना आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। और जो नीचे नेम लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं नाउन। तो देख लीजिए, मैंने अभी बोला इंग्लिश में जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट होते हैं वो इतनी होते हैं, और ऊपर वाला क्या है प्रोनाउन, नीचे वाला क्या है नाउन। इट मींस दैट क्या हुआ,
नाउन प्रोनाउन को ही पूरा अधिकार है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का। अब इन्हीं सब्जेक्ट में कुछ होते हैं सिंगुलर और कुछ होते हैं प्लूरल। जो मैंने लिखा है ना, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं और ये नाउन प्रोनाउन या तो सिंगुलर होते हैं या तो प्लूरल होते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो इनमें से हमें ये पता करना है कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। तो जब तक हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन है, तब तक हम इसके साथ सही वर्ब नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमें वर्ब भी देखनी है। जब सब्जेक्ट दो प्रकार के हैं तो वर्ब भी दो प्रकार की होगी, सिंगुलर और प्लूरल। तो हमें वर्ब भी देखना पड़ेगा कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। आ रही ना बात समझ में? चलिए, तो सब्जेक्ट हमारे पास दो प्रकार के हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, अब आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि इनमें सिंगुलर कौन है और प्लूरल, थोड़ा गेस करिए। चलिए मैं बताता हूं आपको। ये जो वी है, जो यू है और जो दे है, ये तीनों हमारे क्या होते हैं? प्लूरल। बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में वो सब सिंगुलर होते हैं। तो आपको ओनली तीन याद करने हैं, यू वी और दे। आई भी होता है, आई को भी आप बोलते सिंगुलर और प्लूरल होता है, मगर मैं बोलूंगा आई सिंगुलर होता है, उसकी अलग से कहानी है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? तो यू वी दे क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? सिंगुलर। अच्छा, नेम का मतलब मैं अपना नाम लिखता हूं अंकित। अंकित मेरा नाम है, नेम है। नेम क्या होते हैं? सिंगुलर। नेम भी कौन से? जो प्रॉपर नाम होते हैं ना वही सिंगुलर होते हैं, बस, है ना? जो प्रॉपर नाम होते हैं उन्हीं को हम सिंगुलर कहते हैं। क्लियर? अंकित हो गया, है ना? आपका नाम होगा राहुल, किसी का नाम होगा विजय, किसी का नाम होगा पवन, है ना? ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर। इसलिए नेम को हम सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करते हैं। ठीक है? तो हमारे पास इतने सब्जेक्ट होते हैं, इसमें से यू वी दे होते हैं प्लूरल, बाकी सब क्या होते हैं? सिंगुलर। तो आप इन सब सब्जेक्ट को इसके साथ लिख सकते हैं, और आप लिख लेना, आप नोट्स बना लेना और लिख लेना। ठीक है? चलिए, अब हम आते हैं वर्ब के पास। सब्जेक्ट की कहानी हो गई क्लियर। क्या हो गई? क्लियर। सब्जेक्ट की कहानी हो चुकी है क्लियर। ठीक है? सब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं, या तो नाउन मतलब क्या होता है? नेम, अभी लिखा है अपन ने। और प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम, है ना? ये इनमें से कुछ सिंगुलर, ये सिंगुलर होता है नेम। यू वी दे क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है? अब आते हैं हम वर्ब के पास। वर्ब हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है हमारी मेन वर्ब। ठीक है? हेल्पिंग वर्ब आपने सुना होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डज, शैल, विल, हैज, हैव। ये हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स होती है। क्या होती है हमारी? ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और हमारे पास दूसरा वर्ब का फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब्स क्या होती हैं? जो, जैसे कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है वो उसका मेन वर्ब कहलाता है। सब्जेक्ट, जैसे मैं अभी कोई क्या एक्शन कर रहा हूं? आपको पढ़ाने का, पढ़ा रहा हूं, मतलब टीचिंग कर रहा हूं, टीच कर रहा हूं। तो टीच क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। बोल भी रहा हूं, स्पीक भी बोल भी रहा हूं, मैं स्पीक कर रहा हूं, तो स्पीक भी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। देख भी रहे हूं मैं आपको, आप भी मुझे देख रहे हैं, तो लुक या सी, तो ये भी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। आप मुझे सुन रहे होंगे तो लिसन, तो लिसन भी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये सब क्या होती हैं? मेन वर्ब्स होती है। क्लियर? और ऐसे बहुत सारी वर्ब है, लिमिटेड होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? लिमिटेड नहीं होती, इसकी संख्या अनगिनत। ठीक है? तो ये होती है हेल्पिंग वर्ब, ये होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन लिखिए, आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी है। मेन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, मतलब वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब। वो जो मेन एक्शन होता है ना सब्जेक्ट का, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो मेन वर्ब को क्या करती है? सपोर्ट करती है। जो मेन वर्ब को सपोर्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं?
हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सब्जेक्ट में देखा था, दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, है ना। हमारे पास वर्ब दो प्रकार की होगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब इस हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार की होती है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। आ रही मेरी बात समझ में? ये भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ऐसी मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती है, सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब में भी दो टाइप है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। ऐसी मेन वर्ब भी दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक सिंगुलर एक प्लूरल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट भी दो टाइप के हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। मेरी बात समझ में आ रही है? सब्जेक्ट दो प्रकार के हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ऐसी वर्ब दो प्रकार की है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी देखो इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें से कुछ हेल्पिंग वर्ब कैसी है, सिंगुलर, और कुछ हेल्पिंग वर्ब कैसी है, प्लूरल है। तो इन दोनों में हमें इनमें देखना है हमें कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। ऐसे हमें मेन वर्ब में देखना है कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए देखते हैं। चलिए, ये आ गया। देखिए सब्जेक्ट ये लिखे हुए हैं, सिंगुलर प्लूरल। ऐसी हेल्पिंग वर्ब ये रही, और ये रही मेन वर्ब। इसमें भी दो प्रकार के, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो मुझे आप बताइए इनमें सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, इस सिंगुलर, या आप ऐसा करिए, एक मैं आपको रूल, एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, उससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से कर लो। ये आपको दिख रही है मेन वर्ब और ये आपको दिख रही है हेल्पिंग। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप थोड़ा। ठीक है, क्या सुनना? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। कोई भी मेन वर्ब होगी, क्या होगी? सपोज मैंने लिखी मेन वर्ब गो। गो मेन वर्ब, गो का मतलब होता है जाना, एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट करा जाना, से आप आए गए, आना जाना क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। और ये हो गई इज हेल्पिंग वर्ब, है ना। ये ऐसा करते हैं आर, आर भी तो हेल्पिंग वर्ब है। मैंने एक वर्ब ली गो, एक ली मैंने आर। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कि बार बार सुनना। ये यहां पर मैं बता रहा हूं, अभी तक मेरे को होगा 10 से 12 साल पढ़ाते पढ़ाते, यहाँ हर कोई गलती करता है, हर कोई गलती करता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना, एक बार नहीं कम से कम 10 बार सुनना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये इतना, मतलब आप समझ लीजिए सटीक मंत्र है एकदम। सटीक मंत्र मतलब ये कहीं फेल ही नहीं होगा, फेल ही नहीं होगा ये। आपने अगर जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये आपने मान लिया, तो आप वर्ब में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और वर्ब सही लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ। समझना मेरी बात। देखिए, मैंने 4 वर्ब लिखी है यहाँ पे। कितनी वर्ब लिखी? 4। गो लिखी है और आर लिखी है, गोज लिखी है और इज लिखी है। गो और गोज क्या होती है? मेन वर्ब होती है। इज और आर क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। क्लियर? आपको इतना मालूम है। अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, ये चारों वर्ब है, इनमें से ये क्या है? मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब। और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब। ध्यान सुनिएगा, किसी भी मेन वर्ब के अंत में, एंड में, अगर आपको एस ई एस आई एस दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एस ई एस और आई ई एस। किसी भी मेन वर्ब के अंत में आपको ये 3 चीज दिख रही है, एस ई एस आई ई एस, तो वो मेन वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। तो ये कैसी है? ये कैसी है? सिंगुलर। फिर सुन लीजिए, किसी भी मेन वर्ब के एंड में, अंत में, हिंदी में बोलूं तो प्रत्यय,
कोई भी शब्द के अंत में लगते प्रत्यय तो एंड में लगेंगे, प्रत्यय के रूप में यूज होंगे, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स, सफिक्स मतलब जो किसी भी इंग्लिश वर्ड के एंड में लगते हैं। एंड में ये तीन में से कोई भी दिख जाए मेन वर्ब में तो वो सिंगुलर मेन वर्ब होगी। लिख लेना, सुन लेना, 10-10 बार सुनना इसको, ठीक है ना। किसी भी मेन वर्ब के अंत में SES IES लग जाएगा वो हो जाएगी सिंगुलर। क्लियर। और जिसपे नहीं लगेगा वो क्या होगी, प्लूरल। इस पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो ये कैसी है, प्लूरल। तो मुझे बताइए ये सब मेन वर्ब लिखी हुई है, ये सब मेन वर्ब लिखी हुई, ये सब मेन वर्ब कैसी है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, जल्दी बताइए। ईट लिखिए, कम लिखिए, क्राई लिखिए, गो लिखिए, वॉक लिखिए, स्लीप, रन, टॉक, ड्रिंक, कैसी वर्ब है जल्दी बताइए। अच्छा मुझे ये बताइए इन सब वर्ब के एंड में आपको ये तीनों में से कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये कैसी है, प्लूरल। तो इनको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके एंड में SES या IES में से कोई एक सफिक्स या प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दो, ईट को ईट्स कर दो, देखो ईट को ईट्स कर दिया मैंने, कम को कम्स कर दो, एस लगा दो, ये कम था मैंने एस लगा दी, कम्स हो गया। क्राई को वाई हटेगा तो IES आ जाएगा, क्राइस। देखो सब पे SES IES लगा रहा हूं मैं, तो ये क्या होते जा रही है, सिंगुलर होते जा रही है। और यही वरना आप हेल्पिंग वर्ब में अपना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में जहां जहां एस लगा है वो सिंगुलर है, इस पे नहीं लगा है वो प्लूरल है। देख लो आप, इसमें एस लगा है मतलब सिंगुलर। एम अपवाद है, एम ओनली आई के साथ आता है इसलिए एम को मैं सिंगुलर में कर रहा हूं। आर में एस लगा है क्या, नहीं लगा तो प्लूरल, तो प्लूरल ही होती है, आपको मालूम है। बॉस में देखो एस लगा है तो सिंगुलर, लिख दो इधर सिंगुलर में भाई। वर में एस लगा है क्या, नहीं लगा तो क्या, प्लूरल। हैव में एस लगाएगा, हैव में एस नहीं लगा मतलब प्लूरल। हैज में देखो एस लगा है मतलब सिंगुलर। विल और शेल ये दोनों ऐसी वर्ब है जिनमें एस कभी नहीं लगता, याद रखना। तो इनको मैं सभी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकता हूं। इसका मतलब विल और शेल को मैं यहां भी लिख सकता हूं और यहां भी लिख सकता हूं। आई बात समझ में। विल और शेल को आप सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते, इनके अंदर दोनों क्वालिटी होती है, सभी सब्जेक्ट के साथ लग सकती हैं। आ रही बात समझ में। डू में लगाएगा एस, नहीं लगा मतलब प्लूरल, तो यहां लिख दो डू। डज में एस लगा है, देख लो लगा है तो डज को यहां लिख दो, सिंगुलर है डज। डिड भी ऐसी है और हैड भी ऐसी है, डिड को भी यहां लिख दो और यहां लिख दो, दोनों होती है, दोनों के साथ लगा सकते हो। हैड भी यहां भी आएगी और यहां भी आएगी, दोनों साइड आएगी। तो ये कर दिया आपने बाइफरकेट, दोनों को अलग अलग कर दिया। जिसमें एस लगा है वो सिंगुलर, जिसपे नहीं लगा है वो प्लूरल। कितना आसान फंडा है। तो इसको आप बार बार सुनिएगा, दोहराइएगा और इससे आपका एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा जो आपको पूरी इंग्लिश में सहायता करेगा। किसी भी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में एस लगा है तो वो सिंगुलर है और नहीं लगा है तो प्लूरल है। बस इतना याद रखना है। किसी भी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में अगर एस लगा है तो सिंगुलर, नहीं लगा है तो प्लूरल। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब हमने सिंगुलर प्लूरल दोनों देख लिए। अब सर सिंगुलर प्लूरल बहुत हो गया, अब इसका यूज करना सिखाइए। अब यूज कैसे करते हैं हम ये देखिए आप। हमने सब्जेक्ट देख लिए दो प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल। यू वी दे प्लूरल होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, है ना।